आइए। शुरू कर दें। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में संदिग्ध राफेल डील में जो प्रत्येक आरोप है, जो हम लोगों ने यहां बैठकर कई बार आपसे साझा किए, आप लोगों ने मीडिया में चलाए, और जो प्रत्येक पहेली है, उन सब का इशारा अब इशारा नहीं रह गया। स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चतम नेतृत्व तक जा रहा है। ऑपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है, राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर एक सांठगांठ करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। 4 अक्टूबर 2018 को, महत्वपूर्ण दिनांक, 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के सीबीआई के निदेशक को अपना पूरा हलफनामा, शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौंपी। यह हुआ 4 अक्टूबर 2018 को। दूसरा महत्वपूर्ण दिनांक 11 अक्टूबर 2018, यह खुलासा अभी कल ही हुआ है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेज दिए। 11 अक्टूबर 2018 को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के सीबीआई को पूरा एक फाइल सौंपते हैं और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्ता पलट करके हटा देती। देखिए कितना रोचक ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है आपके सामने है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में। सीबीआई में आधी रात को रेड होती है। सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, यह तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है।
यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए, जब वो टेंडर खुला, L1 आया, 526 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू विमान उसमें कीमत आई। बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशंस होती हैं। इतनी बड़े रक्षा सौदे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में। मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था। उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जो सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई महत्वपूर्ण हमारे सौदे में मुद्दे थे, बिंदु थे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे। हमें टेक्नोलॉजी 526 करोड़ में ना केवल विमान मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। मोदी जी के सौदे में 1670 करोड़ का विमान बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के खरीदा गया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। देखिए, मैं वापस से गिना देता हूं। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, पांचवां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास ये नहीं होना चाहिए, ये यूपीए के टेंडर में था। ये आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में, और इतना बड़ा रक्षा सौदा। सरकार में हम भी रहे हैं, 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। ये पांचवां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है इस आज की प्रेस वार्ता का। यह हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया। तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट FR ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से, जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। न केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की। वो
इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं। कौन से दस्तावेज थे मैं बताता हूं आपको। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है, वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। ये तो पहला डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है, आपस में गोपनीय है, आंतरिक है, अति गोपनीय है। नंबर 2 यह बरामद हुआ। कब बरामद हुआ? मैं फिर से दोहराता हूं, 26 मार्च 2019 को बरामद हुआ। आज 9 नवंबर 2021 है, मत भूलिएगा। तीसरा क्या मिला उनको? तीसरा जो कागज मिला, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई गणना, कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट एक बिचौलिए के पास 2019 में बरामद हो रहा है। मोदी जी की ईडी कर रही है 2019 और आज 2021। यूरोफाइटर जो कि दसॉल्ट का राइवल है, ने एक पत्र उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लिखा था कि हम 20% डिस्काउंट देंगे बिड ऑफर पर, ओरिजिनल बिड प्राइस पर। वो कागज भी इसी रेड में, 2019 की रेड में ईडी को सुषेण गुप्ता के यहां बरामद हुआ। आज 2021 में बैठे हम। जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कागज बरामद हुआ, बड़ा गौर से सुनिएगा। 24 जून 2014 की तारीख थी उस नोट पर। वह नोट सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को भेजा था, और उस नोट में क्या लिखा था? 24 जून 2014, नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार को 1 महीना हो चुका था, शपथ लिए, स्थापित हो चुकी थी। सुषेण गुप्ता उस नोट में लिखते हैं दसॉल्ट कंपनी को कि पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं। यह भी बरामद हुआ ईडी को। ये 5 कागज जो बरामद हुए, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। यह 5 कागज जो बरामद हुए, उसको लेकर सरकार 26 मार्च 2019 से 9 नवंबर 2021 तक क्यों बैठी रही? पहले तो आप सीबीआई को हटा देते हैं, डायरेक्टर को रेड डालते हैं उसके ऑफिस में, इतनी घबराहट है आपको रफेल को लेकर। फिर जब आपको कागज बरामद होते हैं, ईडी की फाइल, केस फाइल में वो कागज दर्ज हैं, मौजूद हैं, पत्रकारों ने देखे हैं, तो क्या सरकार ने नहीं देखे होंगे? हम यह जानना चाहते हैं, जो 5वां बिंदु था, पॉलिटिकल हाईकमांड। मोदी सरकार, क्या आप खुद हैं पॉलिटिकल हाईकमांड, तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाईकमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र
यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है, वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। जुलाई 2015 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर सरकारी समझौते में रक्षा मंत्रालय के जोर देने के बावजूद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह खंड हटाने की मंजूरी दी गई। यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कागजों के हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना से परामर्श किए बिना लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे व क्यों की? भारत के हितों से, भारत की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने का आरोप हम नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एचएएल द्वारा राफेल का निर्माण होना था, उससे इनकार क्यों किया? क्यों भारत के हितों से खिलवाड़ किया? भारत के बेरोजगार नौजवानों के हितों से खिलवाड़ किया। भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया, जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है। तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोल देता हूं, उसके बाद आपके सवालों का। Friends, there is an operation cover-up going on by the Modi government to bury the black melting pot of corruption, kickbacks and collusion in the multi-crore Rafael deal, and it's exposed once again. The BJP government undermined national security, jeopardized the interests of our armed forces, and caused a loss to the exchequer of thousands of crores. 41,000 crore to be precise. And we'll come to the figure later. Each revelation in this murky affair for the last 5 years that we've been sharing with you, and you've been sharing with the country, every single allegation, every single piece of the puzzle goes right up to the topmost leadership of this country, the Prime Minister's doorstep. The latest revelations in Operation Cover-Up reveal the dubious nexus between Narendra Modi's government, CBI and ED, all of them, to bury the Rafael corruption. On 4th October, this is a very important date, 4th October 2018, two former union ministers of BJP,
Mr. Yashwant Sinha, Mr. Arun Shourie, and a leading legal activist submitted a complaint, a file to the then director CBI Alok Verma, citing massive corruption in the Rafale deal. This was on 4th October 2018, important date to remember. On 11th October 2018, within 10 days, 14 days, the government of Mauritius, through its Attorney General, sent another file to the same CBI director on a particular middleman regarding payment of commission connected to the Rafale deal. But what happens? What does the government do? The third important date, 23rd October 2018, the Prime Minister-led committee removes CBI Director Alok Verma in a midnight coup, conducts a raid on the CBI headquarters in Delhi, and appoints its pet officer, Mr. M. Nageshwar Rao, as the CBI Director. This was part of a concerted conspiracy to bury the Rafale ghost through the CBI. Why has the Modi government and the CBI not acted upon the evidence of commission and corruption for last 36 months? We are sitting 9th November 2021 today. What we are talking about is 11th October 2018. 36 months, no action, no FIR, no inquiry against this middleman called Sushen Gupta, on which we'll come later. The Rafale scam is not just a so-called 60 to 80 crore rupees commission payment. It is much more than that. It's the biggest defense deal of the country. It's the biggest defense scam of the country in the history of free India. The Congress UPA government had negotiated purchase of one Rafale fighter, including transfer of technology, mind you, for 526 crore rupees through an international bid. Dassault was L1, mind you. Then, of course, once a company gets qualified, then negotiations start on adding new features, bringing the price down. This is the way governments operate. This is the way governments procure. So, 526 crore per aircraft, 126 aircrafts with transfer of technology, 18 aircrafts in a flyaway condition ready-made from Dassault, 108 to be manufactured in India with transfer of technology just for 526 crore. What does Mr. Modi do? I won't say Modi government because this was done personally by Mr. Modi. So why blame his government? Why blame the then Defense Minister, Mr. Parrikar? Let's focus on Mr. Modi's role. Mr. Modi goes to France, announces the off-the-shelf purchase of 36 aircrafts. How much were we getting? 126 aircrafts, because that's what the Indian Air Force wanted. Mr. Modi goes without any tender, number one, without any tender, goes and says, I'll buy 36 aircrafts. Number two, reduces the number of aircrafts from 126 to 36. 526 crore per aircraft with transfer of technology we were buying. Mr. Modi goes and buys it for 1670 crores per aircraft without transfer of technology. Number three, these are the differences between our deal and his deal. Number four, Mr. Modi personally intervenes, bypasses, overrules the Defense Ministry and removes the integrity clause, the no corruption clause, which is the mandatory prerequisite in any defense deal as per the defense procurement procedure. Mr. Modi's personal intervention, all this is a matter of record. No fiction, everything is a fact from the files in public domain. Four differences between the UPA Rafale deal and Mr. Modi's personal Rafale deal. HAL is out, Anil Ambani is in. This is the fifth difference. We were bringing HAL, a PSU, a Navratna company, as the offset partner. Mr. Modi goes
with Anil Ambani on the same flight changes everything. 5 differences, major differences. 6th difference, I forgot to mention it in Hindi. 6th difference, you remove the sovereign guarantee clause. Very important. The sovereign guarantee clause, which was a part of the UPA deal, gets replaced by a letter of comfort. The law ministry opposes it on file, not once but twice. Mr. Modi intervenes, overrules, approves of whatever the French want. Now we want to ask, first we want to inform you, on 26th March 2019, the Enforcement Directorate raided this particular middleman on some other matter, on some other deal, this middleman called Sushan Gupta. 26th March 2019. What do they recover? Very important 5 documents. 1200 documents, but let's mention these 5 documents which are relevant to this press conference and to this story. The benchmark price document dated 10th August 2015 on Rafale. What is the benchmark price document? Where the Indian negotiation team is benchmarking the price per aircraft of these 36 aircrafts which the Prime Minister went and unilaterally bought. Internal document, secret, highly confidential document of the Defense Ministry, recovered by the Enforcement Directorate in the premises of a middleman, of a defense middleman. The second document, the record of discussions by the Indian negotiation team of the Defense Ministry of India. Again, highly confidential. Any one of us found with this document will be behind bars within no time. And of course, people behind such people would also be arrested. But in this government, no FIR, no action on this matter against Sushan Gupta or against his facilitators in the government. The third document, the Excel sheet of calculations made by Defense Ministry, Government of India. Excel sheet, internal use, highly confidential, is recovered in the premises of Sushan Gupta, the middleman in Rafale. No action. Eurofighter, which is a rival company of Dassault, made a counter offer to the then Defense Minister, late Shri Arun Jaitley. A confidential letter. This letter too is recovered in the premises of Sushan Gupta by Enforcement Directorate on 26th March 2019. No action. We are in 9th November 2021. A note, very, very important note. This is the crux of the matter. A note dated 24th June 2014. Who was the Prime Minister of India on 24th June 2014? Mr. Narendra Modi. 1 month he had taken the oath, he had settled in office. 24th June 2014 dated note sent to Dassault by Sushan Gupta offering a meeting with the quote-unquote political high command. We ask you, Mr. Modi, the political high command, was this meeting held? Did this meeting take place? Because everything else points out to the fact that there was a collusion between the political high command and this middleman called Sushan Gupta. Why else would you not pursue a complaint in the CBI and remove the CBI director within days? Why else would you recover all these incriminating documents from the middleman's premises and not act on it at all? And close your eyes? Why? Because you knew. Sorry. Why else would you remove the no corruption clause? Because you knew the moment you get exposed, everything will be jeopardized. This deal will come crashing down. You wanted to save the corrupt. You colluded with the corrupt. You are part of the corruption. Why did the ED not pursue these evidences recovered from Sushan Gupta's premises further to investigate the Rafale scam? What was the worry?
What was the reason? What was the compelling reason which forced this government not to investigate this matter? Why did the Modi government not take action against Dassault? When you found out that Dassault was indulging into corruption, was engaging the services of a middleman, the middleman was supplying highly confidential documents from the defense ministry to a foreign company. Why did you not take action neither against the middleman nor against that company? You endangered national security. This is sedition. This is gross violation of the Official Secrets Act. Recovery of these documents in a private citizen's house. Can you believe this? Under the very watch of this government, recovered by this government, not acted. Why? PM personally abrogated the anti-corruption clause, the no bribery, no gift, no influence peddling, no commission, no middleman. This is what the clause says. The PM abrogated this clause. And this is mandatory as per the defense procurement procedure. Government of India, Defense Ministry. You cannot abrogate this clause. But the Prime Minister intervened. The Defense Ministry didn't want him to abrogate it. The French wanted him to abrogate this, and he agreed with the French, sacrificed and undermined our interests. Were the anti-corruption clauses deleted to escape responsibility from bribery and commission to be paid in defense deal, Rafale deal? Why was the deletion of anti-corruption clauses approved by the Prime Minister? We want to know. In September 2016, despite the Defense Ministry's insistence upon including it in the IGA Intergovernmental Agreement in July 2015. All this is in file, nothing out of the file. Is this the reason why the CBI and the ED refused to probe the corruption of Rafale deal since 11th October 2018? Now we have some questions. Why did the Prime Minister, without consulting the Indian Air Force, reduce the numbers of aircraft from 126 to 36? Why did he deny transfer of technology which was coming to India and manufactured in India by HAL? Why did he abrogate the integrity clauses? Why did he protect, very important, why did he protect Sushen Gupta by not ordering investigation into his role in the Rafale scam, instead by removing Alok Verma? Your questions, please. सुशन गुप्ता एक मिडलमैन है। इसको दसौं ने कब हायर किया था? सन 2000 में। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार। मैं सिर्फ तथ्य रखूंगा, उसके बाद आप पर छोड़ता हूं, निष्कर्ष आप निकालिएगा। सन 2000 में सुशन गुप्ता को दसौं हायर करता है। दसौं कंपनी के अपने रिकॉर्ड इसी पोर्टल ने पिछली स्टोरीज में दिए हैं, इस स्टोरी में भी दिए हैं। 2 मिलियन यूरोस 2004 की जनवरी में देता है। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको तथ्य बता रहा हूं, उसके बाद के निष्कर्ष आप निकालिए। और 9 लाख यूरो 2002 के आसपास देता है। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। देखिए, मिडिलमैन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिम एग्नोस्टिक होता है। किसी की भी सरकार हो, मिडिलमैन एक कंपनी ने हायर किया, वो चल रहा है, उसकी सेवाएं ली जा रही है। उस वक्त जब हमारी सरकार थी, निविदा के साथ, टेंडर के साथ निर्णय लिया जा रहा था। 526 करोड़ में एक विमान आ रहा था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही थी और नो करप्शन क्लॉज था। इनके वक्त बिना निविदा के लिए जा रहा था। 526 करोड़ की चीज 1670 में ली जा रही थी और नो करप्शन क्लॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़ के हटाया था। और महत्वपूर्ण तथ्य जो कहते हैं कि उस वक्त की तारीखें हैं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य
आपकी ईडी ने जो बरामद किए कागज, उन कागजों पे तारीखें क्या हैं? 2015, 2016, 2014 की 24 जून की मैं आपको नए नेतृत्व से मीटिंग करा सकता हूं। इंडियन नेगोशिएशन टीम के आंतरिक दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, ये सब तो आपकी सरकार में लीक हुए, आपको मालूम है लीक हुए, आपकी ईडी के पास बरामदगी है, आपकी ईडी की केस फाइल में आज से नहीं 2019 की 26 मार्च से है। आपने क्या किया? क्यों जाने दिया? क्यों आज भी वो दसौल का दलाल है? क्यों नहीं आपने उसके खिलाफ एफआईआर की? क्यों नहीं आपने दसौल के खिलाफ एक्शन लिया? चले आए हैं तारीखें बताने। एंटी करप्शन क्लॉज आप हटाते हैं, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में आप लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप निरस्त कर देते हैं, बैंक गारंटी आप नहीं लेते, आरोप हम पर लगाते हैं। हम तो निविदा से कर रहे थे, हम तो एंटी करप्शन क्लॉज भी ला रहे थे, आपने वो हटाया और आगे बढ़कर हटाया और रक्षा मंत्रालय को बाईपास करके, ओवर रूल करके हटाया। आपने लॉ मिनिस्ट्री को ओवर रूल करके हटाया। आपके सामने आपकी एजेंसी फाइल रख रही है। ईडी ने अगर इतनी बड़ी चीज बरामद की, क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि इतने कागज, महत्वपूर्ण कागज, जेटली जी को पत्र लिखा जा रहा है, रक्षा मंत्री हैं उस वक्त के जेटली जी, वो पत्र एक दलाल के घर पे मिल रहा है, रक्षा मंत्रालय की आंतरिक कैलकुलेशंस एक दलाल के घर पे मिल रही हैं और उन आंतरिक कैलकुलेशंस के बिला पर 5.9 बिलियन यूरोस की कीमत 36 विमानों की बढ़ाकर 7.8 बिलियन, जो एग्जैक्ट फिगर सुषेण गुप्ता ने एक नोट में दसौं को दिया, उसी फिगर को दसौं ने कोट किया और हमारी सरकार ने नतमस्तक होकर अपनी ही रक्षा मंत्रालय को ओवर रूल करके 5.87 बिलियन को बढ़ाकर 7.8 बिलियन कर दिया। सब कुछ सामने है आपके। वो नेगोशिएशन टीम के कागज बरामद हुए हैं, उन कागजों में ये सारी कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस के आधार पर अनुशंसा करता है सुषेण गुप्ता दसौं को कि आप यह फिगर कोट करिए, दसौं वो फिगर कोट करता है, 3 लोग उस फिगर पे सहमत हैं। कौन? दसौं, सुषेण गुप्ता और नरेंद्र मोदी। बताइए किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जब मर्डर जिसके वक्त नहीं हुआ हो, 302 उस पर कैसे लगाओगे आप? 302 उस पर लगेगी जिसके सामने, जिसके वक्त, जिसकी नाक के नीचे मर्डर हुआ है। Ask me in English because I'll then lose my track. Okay. I will give you some facts. Fact number 1, Sushant Gupta, the middleman, was hired by Dassault in the year 2000. Whose government was it? Mr. Atal Bihari Vajpayee. These are just facts. I am not accusing anyone of anything. I'll just give you facts. In the year 2004, January, 2 million euros were given to him. Whose government was it? Mr. Vajpayee. 900,000 euros were transferred to his company between 2002 and 4. Whose government was it? Mr. Vajpayee. All that I'm trying to say is, defense dealers, middlemen are regime agnostic. The UPA deal, let's go by circumstantial evidence. That will prove everything to you as clear as the light of the day. The UPA deal was through a global tender in which Dassault was L1. The UPA deal meant 526 crore per aircraft with transfer of technology. The UPA deal had integrity clauses in it, no corruption clause in it, no middleman, no influence, no corruption clause in it. The Modi deal was without a tender. The Modi deal was not for 526 crore per aircraft, but for 1670 crore minus transfer of technology. Can you believe this? And most important, the Modi deal saw Mr. Modi personally intervening and removing the no corruption clause. Who does it help? Who does it save? What does it prove? It's right there in front of your eyes. To say that these are dates when the government, Congress government was in power, did the deal
get fructified during Congress? No, it did not. It got fructified under Mr. Modi. The documents recovered by ED in the premises of Sushen Gupta have all the dates there. Why is the BJP ignoring those very important dates where the Indian negotiation team's internal calculations, highly confidential documents are recovered in the house of Sushen Gupta, and the Modi government is quiet? And the BJP is not speaking about these dates. We are shocked. What about the other document? A very, very confidential correspondence between Eurofighter and Mr. Jaitley, late Mr. Jaitley, who was then defense minister. What else can be more sensitive information than this? Price sensitive information is recovered at Sushen Gupta's house. Internal correspondence is recovered at Sushen Gupta's house. All this is recovered on 2019, and a very important note is recovered wherein he says in 2014, June 24th, that he is in a position to organize a meeting between the political high command of the new leadership with Dassault company. Why is the BJP quiet on these dates? When the murder was committed under your regime, 302 will be imposed also on you, because you committed the murder. You can't say that 302 should be imposed on Congress. The murder didn't happen during the Congress regime. The murder happened today. Whose government is it today? It's Mr. Narendra Modi. So it's a stupid question by BJP when they talk about those dates and not talk about the dates which are mentioned on the sensitive documents recovered in Sushen Gupta's house. Why are they quiet for the last 36 months? No action, no FIR, no inquiry. Why? Who are they trying to save? The Prime Minister himself? चोर और चौकीदार में अब अंतर खत्म हो गया। आज पहले भी हुआ था, आज निर्णायक तरीके से खत्म हो गया कि जब आपको सुषेण गुप्ता के घर में आपकी ईडी को जो कागज बरामद हुए, वो कागज प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते थे, इसलिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा आपने सीबीआई डायरेक्टर पर एक्शन ले लिया, उसको हटा दिया। उन कागजों में स्पष्ट तौर पे 24 जून 2014 का एक नोट है जिसमें सुषेण गुप्ता लिखता है दसॉल्ट कंपनी को, अपने क्लाइंट को, कि मैं आपके नए नेतृत्व के साथ मीटिंग तय करवा सकता हूं। और उसी वक्त आपने देखा पिछले साल 2 साल पहले जब यह आर्टिकल भी फ्रांस में छपा कि सुषेण गुप्ता की सेवाएं दसॉल्ट ले रहा है क्योंकि सुषेण गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से घनिष्ठ संबंध हैं। जवाब देना बीजेपी। कागज आपकी एजेंसी बरामद करती है, उन कागजों में भी तारीखें हैं, वो तारीखें नहीं दिख रही इनको। जब आपके सामने आपके द्वारा मर्डर हुआ है तो 302 आप पर लगेगा। यहां वहां की बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला उनको। हमें इन तारीखों का जवाब दीजिए कि जब भारतीय नेगोशिएशन टीम की आंतरिक गोपनीय दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पे के कार्यालय में ईडी, आपकी ईडी बरामद करती है तो आप चुप क्यों रहते हो? जब सीबीआई के पास अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के ये सारे कागज देते हैं, 2018 में देते हैं, तो आप सीबीआई डायरेक्टर को हटा देते हो, बजाय इसके कि उन कागजों के आधार पर कोई इंक्वायरी करते सुषेण गुप्ता पर राफेल घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है। क्योंकि आपकी अपनी भूमिका रही है, क्योंकि नो करप्शन क्लॉज आपने हटाया है, यूपीए ने नहीं हटाया था। यूपीए तो नो करप्शन क्लॉज लेकर आई थी। यूपीए निविदा के थ्रू 526 करोड़ में एक विमान खरीद रही थी। आपने बिना निविदा के 1670 करोड़ में एक विमान का सौदा किया। इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपने नहीं ली। बताइए किस पर आरोप ज्यादा बड़ा है? बहुत बड़ा आरोप इन पर है। हमारे वक्त तो डील नहीं हुई, आप ही तो कहते हो आप तो डील नहीं कर पाए। तो जिसके वक्त डील हुई, सारे कागज उसी के खिलाफ बरामद हो रहे हैं, एक्शन तो उन्हीं पर बनेगा। लेकिन समस्या यहां यह है कि एक्शन जिन पर बनना है, एक्शन लेने वाले भी वो स्वयं है। तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? हो सकता है आप बहुत जल्दी कर पाए। हम तो मानते हैं सामने सारे सबूत हैं कि आपको कमीशन भी मिली। हम तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज ले आइए सबके सामने, देखते हैं ना किसकी कंपनी को कितने, किसकी पार्टी को कितने पैसा मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब बहुत प्रासंगिक हो गया है कि आप जग जाहिर कीजिए, मालूम तो पड़े कि राफेल सौदा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किस पार्टी को कितना पैसा मिला, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
आप बिना निविदा के जाकर 36 विमान खरीद लेते हो, 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में ले लेते हो, आरोप हम पर लगाते हो। आप करप्शन, नो करप्शन क्लॉज हटा देते हो, प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर हटाते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। किस मुंह से आरोप लगाते हैं? आपके अपने रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज आपकी अपनी एजेंसी ईडी बरामद करती है और आप चुप बैठे रहते हो 36 महीने से। आरोप हम पर लगाते हैं, किस मुंह से लगाते हैं? आप बजाय सीबीआई डायरेक्टर को यह बोलने के कि हां इंक्वायरी करो, आप सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटा देते हो, उसके कार्यालय में रेड डालते हो, आरोप हम पर लगाते हो। यह नारा अब जनता लगाएगी। हमने नारा दिया, तब भी तथ्य राहुल गांधी ने आपके समक्ष आके कई दिए। आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं और ज्यादा मजबूती से आ रहे हैं, दिनांक सारे आपके सामने हैं। एक दलाल के घर पे बरामद सारे नोट्स हैं। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को 2018 की अक्टूबर में जो कागज दिए थे 11 अक्टूबर को, वो हैं। उसके बाद आपके सामने सरकार की 36 महीने की चुप्पी है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये तथ्य भी आपके सामने है। आपके सामने यह तथ्य भी है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज हटाया। आपके सामने तथ्य यह भी है कि 526 करोड़ की चीज को बिना निविदा के 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर सौदा किया। आपके सामने यह तथ्य भी है कि रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को बाईपास करते हुए, ओवररूल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस की जो कंपनी जो चाहती थी उस सब पे स्वीकृति अपनी स्वयं दी। अब इन तथ्यों के बाद हमें कुछ नारे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तथ्य ऊंची आवाज में खुद बोल रहे हैं, जनता समझ गई है कि चौकीदार वाकई चोर है। एक सेकंड, ये खत्म हो जाए, इनका आधा सवाल ही हुआ था। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके सामने आ रहा है, अक्टूबर में ही सब कुछ हुआ। 2018 की अक्टूबर बड़ी महत्वपूर्ण साल और महीना है। अक्टूबर में ही भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व मंत्री नेता यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी सीबीआई में फाइल देते हैं, शिकायत देते हैं रफेल पर। अक्टूबर में ही अटॉर्नी जनरल ऑफ मॉरिशस सीबीआई को पुलिंदा देते हैं सुषन गुप्ता के खिलाफ और कैसे रफेल में पेमेंट्स हुई उसके खिलाफ। अक्टूबर में ही आप इंक्वायरी नहीं करते, आप सीबीआई डायरेक्टर को हटा देते हो, उसके कार्यालय में रेड मारते हो, नया अपना सीबीआई डायरेक्टर बैठाते हो, मामला रफा दफा कर देते हो। दूसरी तथ्य, ईडी मार्च 26, 2019 को सुषन गुप्ता के ठिकानों पर रेड डालती है और इतने गोपनीय कागज बरामद करती है। चार्जशीट किसी और प्रकरण में है, लेकिन उस चार्जशीट में लिखती है कि रक्षा सौदों से जुड़े हुए गोपनीय कागज बरामद हुए और कागजों की मैंने फेहरिस्त आपको दी है, जिसमें एक ये नोट भी है कि हम इस नए नेतृत्व से, या 24 जून 2014 का नोट है, सुषन गुप्ता दसॉल्ट को लिखता है कि मैं आपकी नेतृत्व से मीटिंग करा सकता हूं, जिसमें इंडियन नेगोशिएशन टीम के आंतरिक गोपनीय कैलकुलेशंस हैं दसॉ के प्राइस, रफेल के प्राइस को लेकर। वो सब कुछ बरामद हुआ। 36 महीने हो गए, एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा एक्शन सीबीआई डायरेक्टर पर लिया गया, तो बिल्कुल जाहिर है उस पर भी सवाल उठेंगे कि आपने आलोक वर्मा को आधी रात को क्यों हटाया, क्यों उसके ऑफिस पर आधी रात को रेड मारी, क्यों अपने चहेते अफसर को प्रधानमंत्री ने खुद, उनके नेतृत्व वाली समिति है जो ये निर्णय लेती है, बैठाया वहां मामले को रफा दफा करने को। रवि, आप ही वॉज आस्किंग समथिंग इन पहले, तो उसके बाद देखिए, कोल, 2G, विनोद राय की माफी और अब ये, जिसमें नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं,
जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? These are new facts that have come to the light. Wait, I have understood your question. The new facts being that these documents were recovered from the middleman's house. And the new fact being 36 months the government did not act. So when new facts, the Supreme Court never said no to a JPC, to the best of my memory and knowledge. So in the light of these new facts, I don't think what the Supreme Court, Honorable Supreme Court said during that period is relevant anymore. Because even under any common sense, law of common sense, if new facts come to light on any crime, obviously the crime is live and the investigation is merited. So you want a CBI investigation, a JPC? How will the CBI investigate itself? We've been demanding JPC. Now we want this truth to come out. Who got this money? 41,000 plus crores. We have every circumstantial evidence pointing to the topmost leadership of the country. Truth has to come out. Let there be a JPC. Of course, we can't say the CBI will inquire the CBI, because we know the CBI and ED are very busy raiding film stars and others, petty criminals and others. They don't have time to investigate themselves, so we can't expect the CBI to dispassionately investigate itself. And what about Supreme Court? You won't go back to them again? We didn't go to the Supreme Court even then. आपने बहुत जल्दी कमीशन की सौदेबाजी कर ली, और ऐसी कर ली कि 526 करोड़ की चीज बिना टेंडर के 1670 करोड़ में खरीद ली। ऐसी वार्तालाप किया आपने प्रधानमंत्री जी ने, संबित जी पर कोई आरोप नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने, न पारीकर जी पे कोई आरोप हम लगाएंगे, स्वर्गीय पारीकर जी पे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने तो संघर्ष किया था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाए। किसने ओवर रूल किया? प्रधानमंत्री जी ने। तो संबित जी सही बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी पैसा आए, हम तो मांग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक किया जाए, मालूम पड़ जाएगा किस कंपनी ने इनको कितना पैसा दिया। ये सुषेण गुप्ता ने दिया, उसकी कंपनियों ने दिया, किसी और कंपनी ने दिया। इतनी जल्दी आपने बिना टेंडर के 526 करोड़ की चीज 1670 में कर ली, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप करके इंटीग्रिटी क्लॉज हटाया। इसका जवाब मांगिए ना, इसका भी जवाब मांगिए कि ईडी ने जो बरामद किए कागज, उसमें तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सीधा सीधा सवाल उठता है कि सुषेण गुप्ता 24 जून 2014 को कहता है डसॉल्ट को कि मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं केंद्रीय नेतृत्व से। सीधा सीधा सवाल बनता है, जो बरामद हुए कागज, गोपनीय कागज, अरुण जेटली जी को पत्र जो लिखे गए, वो पत्र व्यवहार, कैलकुलेशंस ऑफ इंडियन नेगोशिएशन टीम, ये सब बरामद हुआ। 2019 की 26 मार्च को बरामद हुआ। 36 महीने में अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, बोलिए। तो करें ना जेपीसी, हम तो खुद, आप बताइए, अगर हम आगे बढ़कर पिछले 5 साल से लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो ये बोल जो रहा है वहां बैठकर, मूर्ख तो वो है। तो उनके तो हित में है कि जेपीसी करें, उनके तो हित में है कि जांच बैठाएं, उनका राजनीतिक हित में है जांच बैठाएं, क्यों नहीं बैठा रहे? चलिए, देश की चिंता नहीं है उनको, हम मानते हैं नहीं है। देश को 41,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसकी उनको चिंता नहीं है, हम मान लेते हैं।
क्योंकि पैसा उनके पास गया है। अरे लेकिन आपका राजनीतिक हित तो सर्व हो जाएगा, उसका तो फायदा हो जाएगा अगर आप इंक्वायरी करते हैं। अगर हमारे में कुछ गड़बड़ है, करिए ना इंक्वायरी हम रोज आकर आपसे मांग रहे हैं। पिछले 5 साल से राहुल गांधी कई बार यहां बैठकर जेपीसी की मांग कर चुके हैं। तो ये तो मूर्ख हैं जो इंक्वायरी नहीं करते, इनको तो अपना फायदा ही नहीं मालूम। हो गया जी? हाँ, अब भी कोई विषय, इसके बाद तो कोई विषय नहीं बचता। इस विषय के बाद तो सरकार भी नहीं बचनी चाहिए, तो आप विषय की बात कर रहे हैं, बोलिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव ने जो है कल मध्य प्रदेश में एक बयान दिया था कि मेरे 2 जेब में, एक जेब में बनिया, दूसरे जेब में ब्राह्मण रहते हैं। अरे इन्होंने तो जेब पूरी अपनी जेबों में देश को रखा हुआ है। देश की औकात नहीं समझते ये। इस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है। इसके पुराने अवतार में भी ये ऐसे ही थे, उससे पुराने अवतार में भी ऐसे ही थे। जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और अगला अवतार जो भी होगा उसमें भी ये इनको माफी मांगनी चाहिए। नड्डा जी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, और इनके जो आका हैं मोहन भागवत, जो एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर की बातें करते हैं, उनको आके माफी मांगनी चाहिए। इस देश को इस तरह से जातियों में मत बांटिए। थैंक यू। Everything, let this be investigated by a JPC. Why else do you think we are asking for a JPC? Why isn't the BJP asking for a JPC? They are very happy doing a press conference citing some dates. It suits them, their political interest, to ask for a JPC. Very strange. You are accusing me of corruption and you are not conducting an inquiry. I am giving you facts of the involvement of the Prime Minister himself at every step of this without tender deal. And I am also asking for a JPC inquiry. Thank you. चोर भाग रहा है। चोर जान से भाग रहा है। जी।